से रोक लिया था। अब आगे कथा का एक पांव हवा में था तो दूसरा छत के किनारे पे। मगर उस रहस्यमयी आवाज को सुनकर कथा जहां थी वहीं रुक गई। और तभी कथा किसी तेज हवा की तरह मुड़ी और अपनी आंखों पर से काले रंग का कपड़ा हटाया तो ठीक उसके सामने प्रथा खड़ी थी। प्रथा गुस्से से बोली, मरने की इतनी जल्दी है तुम्हें? दिख नहीं रहा तुम्हें इस छत पे बाउंड्री वॉल नहीं है? कथा ने कुछ नहीं कहा बल्कि वो चुपचाप अंश को घूरने लगी। प्रथा ने अंश के कान को मरोड़ते हुए कहा, खबरदार जो मेरी छोटी बहन कथा को दोबारा परेशान किया तो चलो भागो यहाँ से। अंश और बाकी बच्चे छत से भागे और प्रथा कथा की तरफ बढ़ी और उससे पूछा, अच्छा कथा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब उन लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहा तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ी? अचानक से तुम रुकी क्यों? मासूमियत भरी आवाज में कथा ने जवाब दिया, आप मुझ पे हंसोगी दीदी, लेकिन किसी आवाज ने मुझे रोक लिया, जैसे कोई मुझे बोल रहा हो कि मैं आगे ना जाऊं। प्रथा उसे घूरते हुए बोली, हंसूंगी क्यों? मैं जानती हूँ, कहीं वो आवाज तुम्हारी माँ की तो नहीं थी? ये सुनते ही कथा के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि माँ की आवाज तो सिर्फ उसे सुनाई देती है, लेकिन इन्हें ये बात कैसे? कथा ने प्रथा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, दीदी आपको ये कैसे पता चला और क्या जानती है आप मेरी माँ के बारे में? प्रथा एक गहरी सांस लेकर माँ के बारे में सुनकर कथा खुशी से उछल पड़ी, मानो उसकी उम्मीदों को पंख लग गए हों। वो एक्साइटेड होकर बोली, दीदी मेरी माँ कहाँ है, बताओ मुझे। अचानक प्रथा के चेहरे पर डर उभर आया और वो घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। और ये कहने के बाद प्रथा तेज कदमों के साथ कथा को छोड़ आगे बढ़ने लगी। कथा ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अगर आप मेरी माँ के बारे में मुझे नहीं बताओगी तो मैं नाना जी से जाकर पूछती हूँ। नाना का नाम सुनते ही प्रथा अचानक रुकी, भागकर कथा के पास आई और घबराते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताया है तो ये लोग मुझे मार देंगे। कथा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी दीदी, अब बस मुझे मेरी माँ के बारे में बता दो। प्रथा ने गहरी सांस ली और दूर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो जो तुम्हें एक कमरा दिख रहा है वो पिछले 3 साल से बंद है। मैंने कई बार बुआ जी की आवाज उस कमरे से आती हुई सुनी है। ये सुनते ही कथा उस कमरे की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन प्रथा ने उसे रोक कर कहा, ऐसे नहीं जा सकती तुम वहां। तुम्हारे मामा अमरीश ने उसे इलेक्ट्रिक वायर से घेर रखा है। जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती चलो तो तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगी। प्रथा की बात सुन कथा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो प्रथा के गले लगती हुई बोली, मैं वही करूंगी जो आप मुझे कहेंगी दीदी, बस मुझे मेरी माँ से मिला दो। वहीं सत्येंद्र मल्हान अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी जोगिंदर ऑफिस आते हुए बोला, पापा जी, मैंने केटरिंग और डेकोरेटर से सारी बातें कर ली है। आज शाम तक हमारा महल किसी राजमहल से कम नहीं लगेगा। जोगिंदर को इतना सारा इंतजाम अच्छी तरह से करते देख सत्येंद्र खुश होकर बोले, मेरी नाती अपने घर आई है, वो भी इतने सालों बाद। सभी को पता होना चाहिए सत्येंद्र मल्हान की नाती के बारे में। जोगी, तुम देखो, जितना भी खर्चा क्यों ना हो, इस पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कथा के लिए इतने पैसे खर्च होता देख जोगिंदर के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, पर अपने गुस्से को छुपाते हुए वो बोला, जैसा आप कहो पापा जी। झाड़ियों के पीछे छिपे 4 आंखें उस कमरे के आसपास बिछे इलेक्ट्रिक वायर्स को देख रही थी, जिसे कुछ गार्ड्स गन के साथ प्रोटेक्ट कर रहे थे। घबराते हुए कथा ने पूछा, दीदी हम इस जंगल के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? ऐसे कैसे मैं अपनी माँ तक पहुँचूंगी? प्रथा ने उसे डांटते हुए कहा, जब तक ये गार्ड्स यहाँ पर हैं मिलना तो छोड़ो, पकड़े गए तो हम दोनों को मारकर यहीं दबा देंगे। इन गार्ड्स को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कथा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या करेंगे दीदी?
और तभी प्रथा छुपते छुपाते हुए उस घर के ठीक सामने मगर दूर पे बनी एक छोटी तालाब के पास पहुंची और उस तालाब के दरवाजे को खोल दिया। अगले ही पल पानी तालाब से बाहर बहने लगा और पानी में रहने वाले सांप, मछलियां सब बाहर निकलने लगे। ये देखकर सारे गार्ड्स चिल्लाते हुए तालाब की तरफ भागे। प्रथा ने राहत की सांस ली और कहा, एक फासला तो कम हुआ, बस एक दिक्कत और तुम अपनी माँ से उस कमरे में मिलोगे। कथा ने बेचैन होकर पूछा, क्या प्रॉब्लम है दीदी? प्रथा ने इलेक्ट्रिक वायर्स की तरफ इशारा किया। वहीं दूसरी ओर शिमला की ठंडी वादियों के बावजूद रेणुका के दिल में आग लगी हुई थी। कौशिक चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था और रेणुका की माँ अपने किस्मत को कोसते हुए कह रही थी, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म करके चली गई वो चुड़ैल। खुद तो जाके उस राजमहल में बैठी है और यहाँ हम इस फूटी किस्मत के साथ मर रहे हैं। रेणुका तमतमाते हुए अपनी माँ के पास पहुंची और कहा, चुप रहो माँ, सर पक गया है मेरा ये सब सुनते सुनते। फिर कौशिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब इस बुज़दिल इंसान के साथ शादी की है मैंने तो और क्या होगा मेरा? वो लड़की हमें भूल गई है ना, हम तो उसे नहीं भूले हैं। उससे मिलने अभी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हैरान होते हुए कौशिक ने पूछा, क्या करोगे वहां जाकर? रेणुका ने अपनी मां की तरफ घूरते हुए कहा, अपनी बेटी को केक खिलाना है मुझे। आसमान में सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था और मल्हान मेंशन सज धज कर किसी दुल्हन की तरह तैयार था। सत्येंद्र जोगिंदर का पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह जोगी वाह, अपनी भांजी के लिए तुमने इस महल को राजमहल बना दिया है। जाओ अपनी भांजी को तैयार होने के लिए कहो, सभी मेहमान आते ही होंगे। गुस्से से अपना दांत पीसते हुए जोगिंदर महल के अंदर गया। इस वायर से एक पांव अंदर और फिर हम खतरे से बाहर हैं। प्रथा ने कथा को कहा। कथा के पांव जमीन पर नहीं रुक रहे थे। उस कमरे को देखकर उसका मन कर रहा था कि वो इन इलेक्ट्रिक वायर्स को जलाकर राख कर दे और दौड़ते हुए उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अपनी माँ को गले से लगा ले और फिर वो अपनी माँ को लेकर कहीं दूर चली जाएगी, जहां उसे ना कोई तंग करेगा और ना ही मारने की धमकी देगा। मन ही मन इतने सारे सपने बुन रही थी 9 वर्ष की कथा। तभी एक सवाल उसे परेशान करने लगा। उसने प्रथा से पूछा, अब अगर मेरी माँ इसी कमरे में कैद है तो ये बात नाना जी को क्यों नहीं पता? प्रथा ने डरते हुए कथा को घूरा और कहा, तुम मुझे मार के ही चैन मानोगी क्या? तुम्हारे नाना को ये बात इसीलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने और तुम्हारे मामा ने ही तुम्हारी माँ को इसमें कैद करके रखा हुआ है। हैरान होते हुए कथा ने पूछा, नानू ने? लेकिन क्यों? इलेक्ट्रिक वायर को काटते हुए प्रथा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपनी शादी के दिन घर से भाग गई थी। बहुत थू थू हुई मल्हान परिवार की तुम्हारी माँ की वजह से। और अब ज्यादा सवाल मत पूछो, इससे पहले कि गार्ड आ जाए। हमें उस दरवाजे तक पहुंचना है। और तभी वायर के अंदर घुसते ही कथा चिल्ला पड़ी। प्रथा डर के मारे उसका मुंह जोर से दबाते हुए बोली, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? लगता है तुम मुझे सबके हाथों मरवाना चाहती हो। लेकिन तभी कथा ने उसे नीचे देखने का इशारा किया तो प्रथा चौंक गई। कथा के पांव एक सांप के ऊपर थे। प्रथा ने उस सांप को पूंछ से पकड़कर दूर फेंक दिया और कहा, ये सांप तो कुछ भी नहीं। जिस कमरे में तुम्हारी माँ कैद है वहां सांपों का जखीरा है। सब कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सांपों के साथ जीना सीख लिया है। ये सुनते ही कथा की आंख आंसू से भर गए और वो दौड़ते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसके भीतर उसकी माँ कैद है। कुछ कदम की दूरी और वो अपनी माँ से सालों साल बाद मिल जाएगी। पलक झपकते ही कथा ने उस घर का ताला खोला और एक किरकिराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था और कुछ सांप चमक रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कथा कुछ समझ पाती, प्रथा ने उसे जोर से धक्का दिया। वो कमरे में सांपों के बीच जाकर गिरी। प्रथा ने हंसते हुए कहा, बड़ी आई अपनी माँ से मिलने के लिए। दरवाजा बंद कर रही हूँ 3 दिन के लिए। जब आकर खोलूंगी तो अगर सांपों से बच गई तो
चुपचाप अपने घर शिमला वापस चली जाना, नहीं तो इससे बदतर मौत मुझे देनी आती है। कथा उठी और दरवाजे की तरफ लपकी, मगर जब तक वो दरवाजे तक पहुंच पाती, प्रथा ने हंसते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कथा चिल्लाती रही, दीदी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, इसमें सांप है, मेरी माँ नहीं। कथा दरवाजा पीटती रही और प्रथा मुस्कुराते हुए पार्टी हॉल की तरफ चली गई। वहीं पार्टी हॉल में मेहमान का आना शुरू हो चुका था। एक मेहमान ने कहा, अरे सत्येंद्र साहब, अपनी नवासी को तो बुलाइए जिससे मिलवाने के लिए आपने यह पार्टी रखी है। इससे पहले कि सत्येंद्र कुछ कह पाते, अचानक उनका मुंह आश्चर्य से खुल गया। उनके सामने रेणुका और कौशिक चलते हुए आ रहे थे। रेणुका ने बड़े प्यार से कहा, कैसे हैं पापा जी? आप बेटी तो मिलने के लिए अपने घर बुलाएगी नहीं, लेकिन माँ का दिल कैसे रोकती खुद को, इसीलिए मिलने चली आई। सत्येंद्र कुछ कहने ही वाले थे कि तभी जोगिंदर भागते हुए सत्येंद्र के पास पहुंचे और उनसे कहा, पापा जी, कथा कमरे में नहीं है। मैंने और जगह ढूंढा, मगर वो ना तो बच्चों के साथ है और ना ही किसी और कमरे में है। सुनते ही सत्येंद्र बंगले की तरफ भागे। सारे मेहमान ये सुनकर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जिससे मिलने उन्हें बुलाया है वो कहीं नहीं मिल रही है। चिल्लाते हुए सत्येंद्र ने कहा, कहाँ मर गए सबके सब? मेरी नाती मुझे मिल नहीं रही है, ढूंढो उसे। ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड्स इधर उधर भागने लगे। कुछ गार्ड्स उस कमरे की तरफ भागे जहां कथा कैद है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन उसकी कुंडी पूरी तरीके से लगी नहीं है। वो भागकर गए उस कमरे की तरफ, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरा गार्ड चिल्लाते हुए बोला, उसे बंद रहने दो, बड़ी दरवाजे की तरफ बढ़ो। जहां एक तरफ गार्ड्स बड़ी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं सत्येंद्र ने अपने सारे बच्चों को बुलाया और पूछा, तुम लोगों के साथ कथा को छत पे जाते हुए मैंने देखा था, उसके बाद वो कहाँ गई? किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्येंद्र अंश की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं जानता हूं तुमने उसके साथ कोई बदतमीजी करी है। याद रखना, अपनी नाती को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम सबको बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। ये सुनते प्रथा के होश उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, दादू, मैंने कथा को देखा था, वो कह रही थी उसे अपनी माँ से मिलना है, इसीलिए वो उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां उसे लगता था कि उसकी माँ कैद है। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने मुझे धक्का देकर हटा दिया और उस कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये सुनते ही सत्येंद्र के पांव की जमीन खिसक गई। वो घबराते हुए बोले, हे भगवान, उसमें तो सारे जहरीले सांप हैं। देख क्या रहे हो? जल्दी उस कमरे का दरवाजा खोलो। गार्ड्स, मेहमान, सत्येंद्र, जोगिंदर सभी उस कमरे की तरफ बेतहाशा से भागे। जितनी देरी वहां पहुंचने में लग रही थी, कथा के बचने की उम्मीद उतनी ही कम हो रही थी। और तभी सत्येंद्र उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर ही सत्येंद्र बेचैन हो उठे और तभी एक गार्ड ने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। सबने एक साथ कमरे के अंदर देखा तो सभी के होश उड़ गए। सांप ही सांप थे। उनके बीच कथा कहीं नहीं दिख रही थी। ना दीवार ना छत, किसी को तोड़कर वो 9 साल की कथा कहीं जा भी नहीं सकती थी। और दरवाजा तो बाहर से बंद था। आखिर बंद कमरे से कहाँ गायब हो गई कथा? क्या सत्येंद्र उसे ढूंढ पाएंगे, या कथा का रहस्य कुछ और है जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए